इस पार्ट में 12.4 और आज का टॉपिक है ओम का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मूल रूप से विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का संबंध है। हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं उसको पीछे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि आवेश क्या होता है। वास्तव में आवेश विद्युत होता है जिसे हम कूलम में नापते हैं और सबसे न्यूनतम आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, असमान आवेशों में आकर्षण और समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। आवेश का मान इस बात पर निर्भर करती है कि जाने वाला या आने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। एक कूलम आवेश प्रवाहित करने के लिए कम से कम 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। फिर विद्युत धारा, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को विद्युत धारा कहते हैं। इसलिए एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसी फार्मूले से Q = I/T भी निकाल सकते हैं। अभी तक ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट में ये पढ़े थे, मतलब पहले पार्ट में। अब यहाँ पे किन किन चीज़ों को किस रूप में, n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहा है जो कि एक प्राकृतिक संख्या होगी। E इलेक्ट्रॉन का आवेश बता रहा है जो कि 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। Q प्रवाहित आवेश बता रहा है जिसका मात्रक कूलम होता है। I विद्युत धारा को बता रहा है जिसका मात्रक एम्पियर होता है। T लगा समय, मतलब प्रवाहित होने में लगा समय, जिसका मात्रक सेकेंड होता है। जब इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है तो एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं और दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, जहाँ भी विभव को सूचित कर रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं कि इसे वोल्ट में नापा जाता है। W कार्य को सूचित कर रहा है जिससे जूल में मापा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने एक परिपथ पढ़ा था, विद्युत परिपथ कैसे निर्माण करेंगे। यहाँ पे ये आपका प्रतिरोध है, V से वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये खुली कुंजी है, ये बल्ब है, ये बंद कुंजी है। ये ABCD अलग अलग बात करें तो A एक सेल है, B एक सेल है, C एक सेल है, जबकि ABCD एक बैटरी है चूँकि ये सेलों का समूह है। वैसे ही अगर देखें तो यहाँ पे ये आपको CR, ये मतलब परिवर्तित प्रतिरोध इसे कहा जाता है या ये धारा नियंत्रक का कार्य करता है। ये हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे। इस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि प्रयोग द्वारा ओम के नियम को सत्यापित करें। तो आप क्या करें, 4 1.5 वोल्ट का सेल लिया, एक परिपथ निर्माण किया और एक नाइक्रोम का तार लिया। नाइक्रोम का तार वास्तव में हम लोग किसके लिए लिए हैं, तो हम लोग लिए हैं एक प्रतिरोध के तौर पे, क्योंकि नाइक्रोम का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। इसमें वोल्ट मीटर लगा दिए ताकि इसके दोनों का विभव नाप सकें, और इसको एमीटर लगा दिए ताकि इसमें बहने वाली विद्युत धारा नाप सकें। क्योंकि ओम का नियम जो होता है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध को बताता है। अब हमने क्या किया कि ये कनेक्शन पहले एक सेल रखा और जा रहा, क्योंकि 1.5 वोल्ट का है। मान लेते हैं, चूंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली तो हम नहीं दिखा रहे हैं, परंतु थियोरेटिकली आप एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करें, विजुअल करें। तो क्या है, एक सेल लिए तो वोल्टेज कितना गया, एक सेल 1.5 वोल्ट का सेल था इसलिए वोल्टेज कितना गया, V। मान लिए कि पहली स्थिति में 1.5 वोल्ट जोड़े, उससे 3 एम्पियर की धारा बही। तो अब हम दूसरा सेल लेंगे, तो दूसरा सेल लिया तो 1.5 वोल्ट ये और 1.5 वोल्ट ये, तो कितना वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट। तो बहने वाली धारा एम्पियर में कितना बताया, मतलब एमीटर में कितना बताया, 6 एम्पियर। फिर हमने क्या किया कि 2 सेल लेने के बजाय 3 सेल लिए, तो 3 सेल का कुल कितना हो गया, 3 सेल से कितना वोल्टेज जाएगा, तो 4.5 वोल्ट जाएगा। अब 4.5 वोल्ट गया तो एमीटर में जाके देखे कि पाठ्यांक कितना बता रहा है, तो पाठ्यांक बताया हमारा 9 एम्पियर। उसके बाद है कि फिर 4 सेल जो लिए थे, चारों सेलों को जोड़ दिए तो हमारा पाठ्यांक बताया एमीटर का कितना, 12 एम्पियर। ये सब क्या होगा, एम्पियर है, मतलब एमीटर जो बता रहा है वो है। अब इसका अनुपात निकालिए, 3/1.5 कितना आया, 2, 6/3 कितना आया, 2, 9/4.5 कितना आया, 2। यहाँ पे पॉइंट दिख नहीं रहा है। आगे 12/6 कितना आया, 2।
अब आपसे पूछे जाए कि ये 1.5 वोल्ट क्या है, तो आप बताइएगा कि ये विभव है। आपसे पूछा जाए ये 3 एम्पियर क्या है, तो ये विद्युत धारा है। परंतु आपसे ये पूछा जाए कि ये 2 जो आ रहा है ये क्या है, तो अभी हम मान के चलेंगे कि ये एक स्थिर अंक है। बाद में इसको नामकरण करेंगे, परंतु अभी क्या है, ये एक स्थिर अंक है, मतलब ये एक स्थिरांक है। अब आगे बात करते हैं, जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसका, ये जो अभी आंकड़ा हम लिखे, तो मान लेते हैं कि एक अक्ष बाई अक्ष पे हम विद्युत धारा को रखें, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे स्वतंत्र है, इसको बदलने से दूसरा वाला बदलता है। तो ग्राफ बनाने वक्त नीचे हम उस चीज़ को रखते हैं जिस पे दूसरा चीज़ निर्भर करता है। जो भौतिक कारक हमारे एक्सपेरिमेंट में स्वतंत्र होगा उसे हम एक्स अक्ष पे, और जो निर्भर करेगा, डिपेंड होगा, उसे हम वाई अक्ष पे। तो चूंकि वोल्टेज को हम बदल रहे हैं, धारा तो अपने आप बदल रहा है वोल्टेज बदलने के कारण। तो एक बार में क्या लिए, 1.5 वोल्ट लिए, तो 1.5 वोल्ट पे कितना एम्पियर था, 3 एम्पियर। 3 पे कितना था, 6, 4.5 पे 9, और 6 पे कितना था, 12। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, और सीधी रेखा तभी प्राप्त होती है जब कोई चीज़ सीधा सीधा अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए इन्होंने, किन्होंने, ओम ने क्या कहा, निश्चित भौतिक अवस्था में। यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि भौतिक अवस्था किसको कहते हैं। आप पढ़े होंगे कि भौतिक अवस्था वो जो कि जैसे पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं, मूल रूप से मुख्यतः 3, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ताप, ये भौतिक का चीज़ है जिसे हम गणना कर सकें, जिसे हम कैलकुलेट कर सकें। दाब, आर्द्रता, ये सारे के सारे, लंबाई, क्षेत्रफल, ये सब भौतिक अवस्थाएं हैं। तो क्या कहते हैं कि प्रयोग करते वक्त इसकी भौतिक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, मतलब ना ताप बदलनी चाहिए, ना दाब बदलनी चाहिए, ना इसकी अवस्था बदलनी चाहिए, ना वहाँ की नमी, आर्द्रता बदलनी चाहिए। तो निश्चित भौतिक अवस्था में, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है निश्चित ताप एवं दाब पर, कहीं कहीं ये भी लिखा रहेगा। तो हम सीधे सीधे लिख दें क्या, निश्चित भौतिक अवस्था, ताप, दाब, जो भी है, लंबाई, चौड़ाई, सब इंक्लूड हो गया। निश्चित भौतिक अवस्था में किसी धातु के तार में, अब यहाँ धातु ही क्यों लिखे, क्योंकि अधातु के तार में तो प्रवाहित ही नहीं होगा, ठीक, क्योंकि अधातु कुचालक होता है। तो धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हम लोग देख चुके हैं कि सरल रेखा आया है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों आपस में संबंध हैं। अर्थात इसको अगर सिंबॉलिक मैथमेटिकल तौर पे लिखेंगे तो हम लिखेंगे भी समानुपाती आई, जहाँ भी विभवांतर है और आई विद्युत धारा है। अब यहाँ पे क्या आया, ये एक समानुपाती है, इसको जब हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा। अगर इस एक्सपेरिमेंट के लिए देखें तो वो स्थिरांक कितना है, 2 है। तो मतलब ये स्थिरांक 2 है, और इसी स्थिरांक को एक नया नाम, एक नया भौतिक गुण के तौर पे हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो हमारा क्या आ गया, इसको R से सूचित करते हैं, इसलिए हमारा आ गया V = IR। तो ये ओम के नियम इतना तक है, परंतु ओम से के नियम द्वारा निकला सूत्र V बराबर क्या है, IR है। ये ध्यान रखें, ओम के नियम से निकला सूत्र V बराबर IR है, परंतु ओम का नियम कौन है, तो V समानुपाती I है। इतना ही ओम का नियम है। इसके बाद तो ये एक सूत्र निकला है उन्हीं के नियम से, परंतु ये सूत्र उन्होंने नहीं दिए। आगे कभी कभी पूछ दिया गया था एक बार कि बताइए निम्न में से ओम का नियम कौन है। तो ओम का नियम जरा सोचिए, क्या R समानुपाती होता है I के, क्या I का मान बढ़ाएंगे तो R का मान बढ़ेगा, नहीं, R तो स्थिरांक होता है, मतलब ये वाला गलत है। R का मान तो नियत होता है, R बदलता नहीं है, चाहे आप विभव कितना बदल दीजिए, चाहे उसकी धारा कितना भी बदल जाए। V समानुपाती होता है R के, नहीं, R तो स्थिरांक है, मतलब ये बदलेगा ही नहीं। V = IR, तो ये तो सूत्र है ना, नियम थोड़े है, ठीक है। हमारा नियम क्या है, V समानुपाती I। तो जब आपको ऑप्शंस आएगा तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए कि ओम के नियम का सूत्र पूछ रहा है या ओम का नियम पूछ रहा है। अगर नियम पूछ रहा है तो ये है, सूत्र पूछ रहा है तो ये है।
आशा है कि इस पूरे चीज़ को आप समझे होंगे और ये पीछे का हम रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस रिवीजन्स होने से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। आप ये जितना बार हो सके इसमें VVI लगा सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगले टॉपिक में हम इस प्रतिरोध पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पे निर्भर करता है और पदार्थ बदलने पे, ताप बदलने पे प्रतिरोध का क्या असर होगा, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। गुड लक दोस्तों।